नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल 10। सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि फूले साहब नहीं होते, डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते, पेरियार नहीं होते, जगदेव बाबू नहीं होते, रामस्वरूप वर्मा नहीं होते, सोनेलाल पटेल नहीं होते, मान्यवर साहब नहीं होते, लालू यादव नहीं होते, मायावती जी नहीं होती, तो भी भारत ऐसा ही होता। लेकिन इस भारत के 90% लोगों की क्या हालत होती, कभी सोचा है आपने? सोचिए, बीपी मंडल साहब नहीं होते, कबीर नहीं होते, रविदास नहीं होते, अंकली नहीं होते, गाडगे नहीं होते, सर छोटू राम नहीं होते, सरदार पटेल नहीं होते, तो भी क्या ऐसा ही भारत होता? सबका अपना अपना एक महत्व है। तथागत बुद्ध ने 2000 साल पहले हिंसा के खिलाफ, करुणा और गौ हत्या के खिलाफ आंदोलन चलाया। दया, करुणा, प्रज्ञाशील का उन्होंने उपदेश दिया और पूरी दुनिया को बताया कि धरती पर कोई ईश्वर नहीं है, आपकी जीवन शैली, मध्यम मार्ग ही आपको बेहतर इंसान बनाता है। उसके बाद एक लंबी परंपरा शुरू हुई, कबीर साहब की, संत शिरोमणि रविदास महाराज की, गुरु नानक साहब की। तो ये सब महान विभूति हुए। गुरु गोविंद सिंह साहब, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, गायकवाड़ साहब, साहू जी महाराज, ये सब न्याय प्रिय एक से एक राजा हुए। उसके बाद अंग्रेजों का दौर आया। ये बड़ा क्रूशियल दौर था, जब इस देश में जातिवाद अपने चरम पर था, शबाब पर था। लगभग 800 साल के मुगलिया दौर में तमाम सामाजिक ताने बाने को छेड़ा तक नहीं गया। उसके बाद अंग्रेजों के दौर में सोशल रिफॉर्म का काम शुरू हुआ और उस समय इस देश के, जिनको वर्ण व्यवस्था में शूद्र और अछूत कहा गया था, जिसको आज बाबा साहब ने SC ST OBC कहा है, और इस देश के किसान, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, जिन सबको उनके अधिकारों से हाशिए पर डाल दिया गया था, उनकी लड़ाई लड़ने चले ज्योतिबा फूले। मैं आधुनिक भारत की बात कर रहा हूं, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन की, जब पूरी दुनिया में सोशल रिफॉर्म हो रहे थे, रूस की क्रांति हो रही थी, फ्रांस की क्रांति हो रही थी, जार वंश का अंत हो रहा था, मार्क्स अपने शवाब पर थे, लूथर, तमाम लोग आंदोलन चला रहे थे दुनिया भर में, औद्योगिक क्रांति हो रही थी, विज्ञान अपने शवाब पर था, एक्सरे खोजे जा चुके थे, दवाइयां बन रही थी, लेकिन भारत में उसी तरह से जातीय कर्मकांड अपने जड़ जमाए बैठा था। वहीं से फूले साहब का आंदोलन शुरू होता है और तब वो सदशोधक समाज, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अप्रैल का महीना फूले साहब, डॉक्टर अंबेडकर का महीना है, बीपी मंडल साहब का महीना है। सोचिए, 13 अप्रैल बीपी मंडल साहब की पुण्यतिथि है, जिन्होंने मंडल कमीशन के सिफारिशों को सिफारिश दी और उसको बीपी सिंह ने लागू किया। ज्योतिबा फूले, किसान कोरा के लेखक, विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना तुम शूद्र कहलाए, और एक शिक्षा ने आपको क्या से क्या कर दिया। उस फूले साहब को बाबा साहब ने अपना गुरु माना है। सत्यशोधक समाज की स्थापना की, विधवा प्रथा, विधवा विवाह की शुरुआत की, महिलाओं के प्रसव करवाए, महिलाओं के लिए स्कूल खोला। एक शानदार शख्सियत, पूरी दुनिया में जिनको सम्मान, जैसे जैसे लोग पढ़ते लिखते जाएंगे उनका सम्मान बढ़ता जाएगा। लेकिन सवाल है कि भारत में कितने लोग जानते हैं फूले साहब, और अगर जानते हैं तो क्यों जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो क्यों नहीं जानते हैं, और वो कौन लोग हैं जो फूले, पेरियार और मंडल से इतनी नफरत करते हैं? क्योंकि उन्होंने बराबरी की बात की, संवैधानिक प्रावधानों की बात की, मानव मानव एक समान की बात की। फूले साहब की जयंती है वो फूले साहब जो इस देश में विज्ञान लेके आया। सोचिए, आपको बता दूं, फूले साहब उस समय 22,000 करोड़ का उनका टर्नओवर था, बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उनका व्यापार था। घर से जातिवाद के खिलाफ जब उन्होंने जंग शुरू की, उनको घर से निकाल दिया गया। शिवाजी महाराज को उन्होंने इतिहास से खोद निकाला, जिनको दफन कर दिया गया था। और सोचिए, उसी पूरे आंदोलन को बाबा साहेब ने किस तरह से आगे बढ़ाया। और 14 अप्रैल उनकी जयंती है, 11 अप्रैल फूले साहब की जयंती है, और 13 अप्रैल बीपी मंडल साहब की पुण्यतिथि है। तो इस देश के जो बहुजन समाज है,
इस देश का जो शोषित वंचित समाज है, जिनको जाति के नाम पर सालों साल पीछे रखा गया। और सोचिए, एक बड़ा कॉम्बिनेशन है भारत में, जो जाति का लाभार्थी है वही धर्म का लाभार्थी है। किसी भी धर्म में वही लोग टॉप पर हैं, उन्हीं लोगों का अर्थतंत्र पर कब्जा है जो जाति के लाभार्थी थे और जाति के नाम पर जिन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ रखा, पढ़ने लिखने का अधिकार अपने पास रखा, व्यापार अपने पास रखा, तमाम संसाधन के स्रोत अपने पास रखे। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में करोड़ों SC ST OBC किसान आज और लाचार और बेबस होते अगर फूले नहीं होते, डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते, मानवर कांसीराम साहब नहीं होते या BP मंडल साहब नहीं होते। तो इस देश के 95% लोगों को मानव बनाया, मानव का दर्जा दिलाया, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ी, उनके बच्चों की लड़ाई लड़ी, उनकी पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजगार, शिक्षा, और उससे भी बड़ी बात उनके सम्मान की लड़ाई लड़ी। वो थे फूले, वो थे अंबेडकर, वो थे BP मंडल साहब। लेकिन क्या वजह है आज के समय में भी इस देश के 90% 95 लोग हाशिए पर हैं, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से और आर्थिक रूप से। वो गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, वो मजदूर हैं, वो इस देश को बना तो रहे हैं लेकिन उनकी हिस्सेदारी कहां है? उनके लिए घर नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, कोई भी सुविधा के साथ साधन नहीं है। क्यों? क्योंकि आज भी उस तबके को अशिक्षित रखने की कॉन्स्पिरेसी हो रही है। और जैसे जैसे ये हम पढ़ते लिखते जाएंगे, अपने बहुजन आंदोलनकारियों को जानते जाएंगे, उनके हक अधिकार के लिए और लड़ते जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये अप्रैल का जो महीना है, ये फूले पेरियार मंडल का महीना है। और इस देश के वो तमाम लोग, सोचिए, आज आपका नंबर काट लिया जाता है। जब संविधान है, संवैधानिक व्यवस्था है, उस दौर में क्या होता होगा, कभी कल्पना कीजिए। आज आपके बच्चे को मरने के लिए मजबूर किया जाता है। इस देश में जाति आपको तब समझ में आती है जब आप कम से कम PhD करते हैं या सिस्टम में जाते हैं, जब बड़े पदों पर जाते हैं। वो कौन लोग हैं जो जातिवाद बनाए रखना चाहते हैं, जो ऊंच नीच बनाए रखना चाहते हैं, और जो अपने आप के पास सारे संसाधन चाहते हैं और इस देश के 90% लोगों को गरीब, लाचार और बेबस रखना चाहते हैं। उन्हीं को हम जातिवादी, मनुवादी कहते हैं। उनकी पहचान बहुत आसान है, वो बहुत मीठा बोल सकते हैं, लेकिन जैसे उनको संविधान की, उनसे पूछिए संविधान, उनकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। उनसे पूछिए फूले, अंबेडकर पर उनकी राय, उनकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। उनसे पूछिए मंडल साहब पर उनकी राय, आपको सच्चाई पता चल जाएगा। एक और बात कह रहा हूं, आज के दौर में वो तमाम लोग जो प्रो हिंदू हैं, प्रो मुस्लिम है, दिन भर हिंदू मुस्लिम करते हैं, कोई प्रो हिंदू है, कोई प्रो मुस्लिम है, जब उनसे इस देश के 95% किसान, मजदूर, लाचार, बेबस की रोजी रोटी, उसके संवैधानिक अधिकार, आरक्षण, नौकरी की बात करेंगे तो वो चुप्पी साध लेगा। वो धर्म को छोड़ सकता है, लेकिन वो अपने जातीय व्यवस्था को नहीं तोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि जो अर्थतंत्र पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो उसको अधिकार है, जो उसकी पहुंच है, उसकी जो श्रेष्ठता है, उसका जो कब्जा है राजनीतिक अधिकार पर, सामाजिक अधिकार पर और आर्थिक अधिकार पर, वो उसको धार्मिक अधिकार से भी ज्यादा प्रिय है। वो धर्म के खिलाफ तो बोल सकता है, लेकिन अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार जो बेईमानी से उसे हासिल है, उसके खिलाफ नहीं बोलेगा। तो मनुवादी, जातिवादी की क्या पहचान? वो धर्म के खिलाफ बोल सकता है, वो धर्म के धार्मिक कर्मकांड के खिलाफ बोल सकता है, वो किसी और धर्म की तरफदारी कर सकता है, लेकिन वो अपने जातीय अधिकार, जिसकी वजह से उसको राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार मिले, उसके खिलाफ कभी नहीं जाएगा। तो ऐसे लोग की यही पहचान है कि वो प्रो हिंदू हो सकते हैं, प्रो मुस्लिम हो सकते हैं, तमाम धर्मों का सम्मान करने वाले हो सकते हैं, लेकिन वो संविधान में जो प्रावधान है, जो संवैधानिक अधिकार है, उसके पक्ष में कभी खड़े होते हुए नहीं दिखते हैं। तो जब भी इस देश के 95% लोग किसी को
वो अपना है या पराया है कि कसौटी पर कसना है, तो उससे पूछिए कि फूले पेरियार मंडल पर आपकी क्या राय है। और जो भारत का संविधान में जो SC ST OBC को जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार दिए गए हैं, उस पर आपकी क्या राय है। तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो जिसको भी देखिए आप उसको जाति की नजरों से देखिएगा, तब पता चलेगा कि जो जाति का लाभार्थी है वो उसको नहीं छोड़ने के लिए तैयार है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।